स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 ये वर्कमैन की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के हवाले से जो इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर है 15 उसमें किसी भी वर्कमैन के अगेंस्ट आप कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करेंगे, आज का हमारा टॉपिक। आप स्टैंडिंग ऑर्डर 15 की जब बे रीडिंग करते हैं तो आपको उससे ये समझ आती है कि मिसकंडक्ट एक अगर आपके इल्म में आया, आप एम्प्लॉयर हैं तो मिसकंडक्ट आपके इल्म में आया तो आपने 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉय को शो काज नोटिस करना है। आपके जब वो मिसकंडक्ट हुआ उस डेट से 30 डेज के अंदर, या जब आपके इल्म में आ गया आप एम्प्लॉयर हैं तो उस डेट से 30 डेज के अंदर आपने शो काज करना है। शो काज नोटिस के बाद ये स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है कि आपने उसकी फॉर्मल इंक्वायरी जो कि रेगुलर इंक्वायरी होती है वो करनी है और उसके बाद सजा है। ये प्रिंसिपल, ये रूल्स स्टैंडिंग ऑर्डर में बयान है। लेकिन जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं विद द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साइटेड एज 2023 SCMR पेज 603, तो उसमें कुछ चीजें हमारे सामने आती कि इंक्वायरी कैसे होगी, आपने उसको सुनवाई का मौका कैसे देना है, वो अपने को वर्कर को कैसे लेके आए, तो तफसील से बयान करेंगे। कुछ चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर में क्लैरिटी से बयान नहीं है लेकिन सब्सिक्वेंट जजमेंट में उनको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो वो क्या ऐसी बातें हैं जो कि सब्सिक्वेंट जजमेंट में या आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में या नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उसमें बयान है, वो कौन सी चीजें हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप डिपार्टमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, आपके 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, आप इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं तो आप पे स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो गया। आपके अपने रूल स्टैट्यूटरी नहीं है तो आप पे स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो गया। जब आप पे स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो गया तो आपके जितने भी वर्कर हैं उनके खिलाफ आपने जब मिसकंडक्ट का कोई भी एलिगेशन लगाना है तो प्रोसीडिंग आपने करने से पहले आपने उसको शो कॉज नोटिस देना है। शो कॉज नोटिस उस मिसकंडक्ट की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर देना है, या आपको जब इलम में आ गया उससे 30 दिन के अंदर अंदर देना है। आपने सफिशिएंट टाइम देना है जो कि 7 से 14 दिन हो सकता है। आप उसको डिफेंस रिप्लाई को देखेंगे एम्प्लॉयर है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि हर मैनेजर एम्प्लॉयर है, हर सुपरवाइजरी नेचर वाली जॉब वाला एम्प्लॉयर है। तो इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने तौर पे किसी को भी इख्तियार दे सकती है कि आप सर्टन सेट ऑफ एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयर कंसीडर होंगे, अथॉरिटी कंसीडर होंगे, आप उनका केस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आप उनके ग्रीवियंस में रेड्रेसल के लिए आप उनकी ग्रीवियंस सुन सकते हैं। तो ये जो भी एम्प्लॉयर होगा वो शोकाज नोटिस के बाद उसको सफिशिएंट जब टाइम देगा, शोकाज नोटिस का अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उससे आगे क्या है, तो उसमें फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करेगा। अब जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया कि ये सच एंड सच पर्सन इज हियर बाय अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर, तो वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास ये सारी चीजें ट्रांसमिट हो जाएंगी। एक शो काज नोटिस हो गया, उससे रिलेटेड जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयर के पास, वो सारी इंक्वायरी ऑफिसर को दे देंगे। अगर उसने डिफेंस रिप्लाई दे दिया है तो उस डिफेंस रिप्लाई की कॉपी वो आगे इंक्वायरी ऑफिसर को ट्रांसमिट कर देंगे। इंक्वायरी ऑफिसर अब उसमें नोटिस करेगा टू द एक्यूज, यानी कि उस एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, और उनको कहेगा कि आप अपनी एविडेंस आके रिकॉर्ड कराएं, अपना स्टांस हमारे सामने बयान करें। अब इसमें जो सबसे अहम बात है जो इंक्वायरी ऑफिसर के समझने वाली है, जो उस जजमेंट में जो कि हमने ऊपर बयान की है 2023 SCMR 603 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए जो गाइडलाइन दी वो अहम है, वो हम डिस्कस करेंगे कि इंक्वायरी ऑफिसर ने इम्पार्शियल रहना है। उसने किसी सूरत में भी अपना, अगर उसका कोई भी दिलचस्पी है तो उससे माजरत कर लेनी चाहिए। इम्पार्शियल होगा, न्यूट्रल हो। वो जब एक्यूज की स्टेटमेंट ले, उसके बयान रिकॉर्ड करे और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट को वो अलाउ करेगा कि इस पे क्रॉस कर ले। अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी गवाहान विटनेसेस पेश होंगे उस पे एक्यूज एम्प्लॉय को अलाउ करेगा कि वो उस पे क्रॉस कर ले। मोस्टली इसमें एफर्ट करनी चाहिए कि सारी स्टेटमेंट्स जितनी भी रिकॉर्ड हो इंक्वायरी के दौरान वो एक्यूज और रिप्रेजेंटेटिव के सामने हो। इसमें एक लतीफ सा नुक्ता ये है कि इंक्वायरी ऑफिसर को एक्यूज्ड एम्प्लॉय को ये इजाजत दे देनी चाहिए कि अगर वो
चीज़ों को टेक्निकली नहीं समझता तो वो कोई भी अपना को वर्कर ला सकता है अपने साथ। अब इसके बाद जब उसकी प्रोसीडिंग सारी मुकम्मल हो जाएगी तो इस जजमेंट की रूह से वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करेगा। उसमें स्टांस ऑफ एक्यूज, स्टांस ऑफ डिपार्टमेंट और जो उसने एविडेंस देख के ऑब्जर्व किया उसकी रीजनिंग देने के बाद अपनी फाइंडिंग देगा और फिर अपनी रिकमेंडेशन देगा। रिकमेंडेशन जाएंगी कंपिटेंट अथॉरिटी के पास। कंपिटेंट अथॉरिटी अगर उन रिकमेंडेशन से एग्री कर जाएगी तो अब इससे आगे स्टैंडिंग ऑर्डर साइलेंट है। स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनल शोकॉज नोटिस का कोई जवाब पेश नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में जब कोई इंक्वायरी किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट आती है तो उसको शोकॉज देना जरूरी है। अब इंक्वायरी आ गई और एम्प्लॉय के खिलाफ है तो फाइनल शोकॉज नोटिस दे के उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे के अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो दे सकते हैं। अब जब एम्प्लॉयर सजा दे दे तो एम्प्लॉय के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी? अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर। तो एम्प्लॉय जो है वो ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है या फेडरल की कोई एस्टेब्लिशमेंट तो वो IRA 2012 के तहत सेक्शन 33 है उसके तहत ग्रीवियंस नोटिस देगा। अगर प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है जैसे पंजाब में है तो वो पीरा 2010 के तहत सेक्शन 33 के तहत विद इन 3 months from the order, from the punishment, from any kind of grievances जिससे वो ग्रीव्ड हो, वो 3 माह के अंदर अंदर ग्रीवियंस नोटिस देगा और ग्रीवियंस नोटिस में एम्प्लॉयर जो है 15 डेज के अंदर अंदर उसका डिसीजन करेगा। तो जब वो ग्रीवियंस नोटिस आएगा 15 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट उसमें डिसीजन कर सकता है जो कि एम्प्लॉयर होता है। तो अगर वो डिसीजन नहीं करता तो ऑप्शन खुल जाती है एम्प्लॉय के पास कि वो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज वो लेबर कोर्ट में रिज्यू कर सकता है इन केस ऑफ प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। इन केस ऑफ ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट वो NIRC जा सकता है। अब इसमें बड़ा अहम नुक्ता है कि क्या डिपार्टमेंट 15 दिन के बाद भी ग्रीवियंस नोटिस के डिसीजन कर सकता है? तो इसमें आंसर है यस। अगर एम्प्लॉय लेबर कोर्ट नहीं गया तो वो 15 दिन के बाद भी एम्प्लॉयर उसमें कोई डिसीजन कर सकता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कि वो एम्प्लॉय लेबर कोर्ट में नहीं गया। अगर लेबर कोर्ट में चला जाए तो एम्प्लॉयर जो है वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाएगा, उसमें ऑर्डर नहीं कर सकेगा। तो आज हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि आपने मिसकंडक्ट से लेके लेबर कोर्ट तक जितनी प्रोसीडिंग है वो हमने बयान की गई है। इसके आगे जो लेबर कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होगी वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।